21वीं सदी में भारत एक तरफ तकनीक में विश्व गुरु बन रहा है तो साथ में वैश्विक मंचों से अग्रणी की भूमिका निभा रहा है। तो उसी भारत में दशकों से दबे जाति जनगणना के मुद्दे को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से देश की राजनीति में और सामाजिक संगठनों में हलचल पैदा कर दिया है। तो हम समझते हैं इस जाति जनगणना क्या है। मैं दीपक कश्यप आप लोगों के बीच में लाया हुआ हूँ दीप जेस फाउंडेशन पे जाति जनगणना का विशेष। जाति जनगणना सिर्फ एक जनगणना नहीं बल्कि यह एक उम्मीद है ऐसे वर्गों के लिए जो अभी तक वंचित थे, और यह एक गहरी खाई भी बन सकता है उन वर्ग के लिए जो समरसता के साथ समानता के साथ इस देश में रह रहे हैं। तो हम समझेंगे जाति जनगणना क्या एक सामाजिक न्याय करेगा या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित हो जाएगा। इसके लिए हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड समझते हैं कि इतिहास में आखिर जाति जनगणना क्यों हुई और आज हमें यह आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो देखेंगे जाति जनगणना की अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो 1871 में पहली बार लॉर्ड मेयो के द्वारा जाति जनगणना कराई जाती है। उसके बाद 1831 में अंतिम बार जाति जनगणना कराई गई है। उसके बाद आजादी के बाद कभी भी जाति जनगणना नहीं कराई गई। सिर्फ जनगणना में एससी और एसटी के वर्ग को सम्मिलित किया गया। इससे सरकारों का कहना यह था कि अगर हम जाति जनगणना कराएंगे तो समाज में विभाजन होगा, लेकिन सामाजिक न्याय की मांग करने वाले संगठनों का बार बार यह मांग होता रहा है, क्षेत्रीय दलों का बार बार नाम होता रहा है कि प्रत्येक वर्ग की पहचान के लिए वंचित वर्गों के लाभ के लिए जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। इसके लिए सिर्फ 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट को वीपी सिंह लागू करते हैं जब तो उसमें 52% आबादी ओबीसी की दर्शाया जाता है। ध्यान दें ये 52% जो आबादी है वो किसी जनसंख्या सर्वेक्षण के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि वह 1931 की जो अंतिम जाति जनगणना थी उसी आधार पर मंडल आयोग ने यह संख्या बताया कि ओबीसी की संख्या 52% है। इसके बाद हम बात करते हैं 2011 में। तो 2011 में अंतिम बार जाति जनगणना कराया गया था जिसको कहते हैं सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 2011 में कराया गया, लेकिन सरकार ने इसको सार्वजनिक नहीं किया। उसका कारण यह था कि इसमें जातिगत डेटा इकट्ठा किया, केंद्र सरकार ने इसे अविश्वसनीय माना, भ्रमित करने वाला बताकर इसको सार्वजनिक नहीं किया। इसके बाद तमाम क्षेत्रीय दलों द्वारा सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय की मांग करने वाले संगठनों द्वारा जाति जनगणना की मांग होने लगी। उसके बाद सन 2018 से 2023 में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्वतंत्र जाति सर्वेक्षण कराने की मांग की गई। उसके बाद सन 2024 में बिहार सरकार ने पहली बार राज्य स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण कराया। ध्यान दें इसी बिहार जातिगत सर्वेक्षण में पहली बार ये सामने आया कि बिहार में लगभग ओबीसी, यानी कि बिहार में ओबीसी को दो भागों में बांटा जाता है, ओबीसी प्लस ईबीसी। ओबीसी और ईबीसी की संख्या मिलाकर लगभग जो है 64% है। तो 2023 और 24 में जो बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराया, इससे क्या है कि केंद्र सरकार पर एक दबाव बनने लगा कि देश में भी केंद्र स्तर पे जाति सर्वेक्षण कराई जानी चाहिए। उसके बाद 2025 में संसद द्वारा यह मांग करने पर जाति जनगणना के लिए मंजूरी दे दी गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें नेताओं की टिप्पणी क्या है कि कौन से नेता जाति जनगणना के लिए क्या कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं श्री अमित शाह के लिए, तो अमित शाह कहते हैं कि यह जनगणना सामाजिक कल्याण योजनाओं को सटीक दिशा देगी, आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना आज की जरूरत है। तो अमित शाह ने जाति जनगणना का समर्थन किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले जातिगत जनगणना का विरोध करती थी। उनका मानना यह था कि अगर जातिगत जनगणना कराएंगे तो देश में जातिगत विभाजन होगा और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा। डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से यह भी कहा था कि किसी भी वंचित वर्ग के लिए जो सहयोग है, जो आरक्षण है, उसकी व्यवस्था अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से
उसके आर्थिक आधार पर करनी चाहिए। तो लेकिन अब जातिगत जनगणना की मंजूरी मिलते ही इन्होंने अपने यहाँ राय बदला और इन्होंने यह कहा कि सामाजिक कल्याण के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। उसमें 2019 के चुनाव 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी द्वारा ओबीसी का प्रमुख मुद्दा बनाया जातिगत जनगणना का एक आधार बनाने के लिए उन्होंने यह कहा था कि जब तक जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, सामाजिक न्याय एक सपना रहेगा। हालांकि यूपीए और जो गठबंधन यूपीए और विपक्ष की जो सरकारें, विपक्ष की जो दलें हैं, उनका मानना यह था कि जिसकी जितने हिस्सेदारी है उनकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं हम तेजस्वी यादव की जो आरजेडी प्रमुख है, उन्होंने यह कहा कि गरीब पिछड़े वर्गों की जीत है, जातियों की गिनती करोगे तभी तो हिसाब बराबर होगा। यानी उनका यह मानना यह है कि राजनीति में प्रत्येक वर्ग का अपनी एक पहचान, अपनी एक हिस्सेदारी, अपनी एक भूमिका होती है, उन्हीं के अनुसार उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद संबित पात्रा जो सांसद हैं बीजेपी के और प्रवक्ता भी हैं, तो इन्होंने यह चेतावनी दिया है कि यदि जाति जनगणना हम कराते हैं तो जाति जनगणना एक विभाजन का काम करेगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को खतरा पैदा करेगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा समझेंगे। इसमें हम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में हमारे जो उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, जो उभरते हुए राजनीति में वंचितों के लिए हैं, डॉक्टर श्री संजय निषाद, इन्होंने 2013 से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इनका मुख्य रूप से ये निषादों के नेता हैं जाति के। इन्होंने यह कहा कि यह निर्णय पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देगा। हालांकि 1871 में जब पहली बार जातिगत जनगणना कराई गई थी, तो ध्यान दें, जातिगत जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा जो कराई गई थी, उसका उद्देश्य देश में भलाई करना नहीं था, देश को किसी को लाभ देना नहीं था, बल्कि जाति के आधार पर पहचान करना था कि कौन सा वर्ग ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए 12 अक्टूबर सन 1871 को उन्होंने कुछ जातियों के क्रिमिनल कास्ट एक्ट के तहत अपराधी घोषित किया था। उसमें पासवान आते थे, सोनकर आते थे, मल्लाह आते थे, निषाद आते थे। क्यों ऐसा इसलिए करते थे? क्योंकि यह लोग युद्ध करने में बड़े माहिर होते थे और ब्रिटिशर्सों पे हमला कर देते थे। गाजीपुर के कुछ नदियों में वहां के मल्लाहों के द्वारा अंग्रेजों को 1857 के युद्ध में काफी आघात पहुंचाया गया। रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया गया। तात्या टोपे के सेना में जब निषाद समाज के लोग सम्मिलित होते हैं तो ब्रिटिशर्स के नाव को नदी में डुबाकर मार देते हैं। इस प्रकार से 1871 में जब यह जनगणना कराई जाती है तो कुछ जातियों को आपराधिक जाति घोषित कर दी जाती है। उसी कारण हमेशा निषादों को ब्रिटिश के द्वारा भी वंचित रखा गया किसी भी समाज के लिए, किसी भी राजनीति के लिए। तो ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद का मानना यह था कि लगभग 200 वर्षों से आधुनिक भारत में निषाद जो है वंचना का शिकार हुआ है। तो इसीलिए जातीय जनगणना कराने पे जाति की स्थिति पता चलेगी, उनकी वास्तविकता पता चलेगी और जिससे भविष्य में नीति निर्माण करने में फायदा होगा, आरक्षण के नए आयाम बनेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं जातीय जनगणना के फायदे और नुकसान को हम समझते हैं। अगर जातीय जनगणना के हम फायदे की हम बात करते हैं तो इस जातीय जनगणना एक सामाजिक न्याय का आधार बन सकता है। इससे क्या होगा? नीति निर्माण की पारदर्शिता आएगी कि किस वर्ग को किस आधार पर किस नीति का निर्माण करके उनके उत्थान के लिए कार्य किया जा सकता है। साथ में आरक्षण नीति की वैज्ञानिक समीक्षा होगी, क्योंकि यह माना जाता है कि ओबीसी में कुछ जातियां ही ऐसी है जो आरक्षण का लाभ ले पाती हैं। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं उसको समाप्त कर दी जाएंगी और आरक्षण को वैज्ञानिक तरीके से समीक्षा कर प्रत्येक वंचित वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ में अगर हम देखेंगे छोटी जातियों की पहचान और सशक्तिकरण होगी, यानी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो मुख्य धारा से वंचित हैं, जो हाशिए पे बिल्कुल हैं, ऐसी जातियों को समाज में सशक्त होने का मौका मिलेगा, उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, साथ में उनकी पहचान भी सुनिश्चित की जा सकती है।
उसके अलावा राजनीति में समावेशिता बढ़ेगी, यानी कि जब प्रत्येक वर्ग के लोगों को, प्रत्येक जाति के लोगों को उनकी जाति की स्थिति पता हो जाएगी तो वह भी अपनी प्रतिनिधि संसद के पास भेजने का प्रयास करेंगे। वो भी अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी एकता के अनुसार अपनी बात प्रमुखता से केंद्र सरकार के सामने या राज्य विधानसभा के सामने रख सकेंगे। इससे क्या होगा कि राजनीति में प्रत्येक वर्गों की प्रतिनिधित्व होगी और समाज में समावेशित विकास होगा। इसके साथ अगर हम नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान में अगर हम बात करते हैं तो ये समाज में विभाजन के लिए खतरा बन सकता है। अगर हम देखेंगे जातिगत आधार ध्रुवीकरण होता है, हो सकता है, यानी कि कुछ लोगों का मानना यह है कि ऐसी पार्टियां जो सिर्फ जिनका आधार जातिगत राजनीति करना है वह समाज में विभाजन का कार्य कर सकती है। ऐसे आरोप अक्सर ये क्षेत्रीय पार्टियों पर लगती है, जैसे कि डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के ऊपर लगती है, अखिलेश यादव पे लगती है, समाजवादी पार्टी तेजस्वी यादव पे लगती है, ओम प्रकाश राजभर पे लगती है। ऐसे जो छोटी और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनके ऊपर यह आरोप लग सकता है या एक भय है कि जातिगत आधारित ध्रुवीकरण हो सकती है। उसके बाद राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है कि राजनीतिक दुरुपयोग यानी कि अगर कोई वर्ग, कोई जाति है वो सही से सशक्त नहीं है, राजनीतिक उसकी चेतना का विकास नहीं हो सकता है, हुआ है, तो उनके वोट बैंक का दुरुपयोग किया जा सकता है, उनको बरगला फुसलाकर उनके अधिकारों से उनको छीना जा सकता है। तो एक तरीके से राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। डेटा की सुरक्षा की चिंता, सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अगर जातीय जनगणना के समय कोई परिवार व्यक्ति यदि अपनी सूचना सूचना सरकार के पास देता है या कोई अथॉरिटी बॉडी के पास देता है तो उनकी सूचना को, उनके डाटा को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है। क्या वह सार्वजनिक होने के बाद क्या किसी के निजता का हनन तो नहीं होगा, किसी व्यक्ति की निजता कहीं सार्वजनिक तो नहीं हो जाएगी। तो यह भी एक चिंता का विषय है। और दूसरा, चौथा क्या है, वंचित बनने की होड़। आप देखेंगे जातिगत जनगणना के समय प्रत्येक जाति के प्रत्येक वंचित, चाहे समाज में कोई भी व्यक्ति हो, जाति के आधार पर उसकी जनगणना होगी। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि लोग अपने आप को गरीब बनने के लिए, एससी बनने के लिए, एसटी बनने के लिए, वंचित बनने के लिए एक होड़ मिला दे जिससे उनको आरक्षण का लाभ मिल सके या फिर किसी योजना का लाभ मिल सके। तो अगर ऐसा भी हो सकता है तो सामाजिक न्याय का जो प्रत्येक जाति जनगणना है उसके लिए एक बहुत ही नकारात्मक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमें आगे की राह है, हमें आगे क्या करना चाहिए हमें और आपको, तो इसमें यह करना चाहिए कि डेटा की पारदर्शिता विश्लेषण हो, ठीक है, क्योंकि अगर डेटा सही रहेगा तभी हम उसी अनुसार योजनाएं करेंगे जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो लक्षित है उसका प्रभावशाली बना सकेंगे। आरक्षण की पुनः समीक्षा कर सकेंगे, यानी कि आरक्षण की पुनः समीक्षा करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उसी के अनुसार यदि हम मानेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी कितनी है तो उसी आधार पर एक सीमा सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके अगले कड़ी में, तो अगले कड़ी में हम देखेंगे राजनीतिक समीकरणों में बदलाव होगा, यानी कि ऐसे वर्ग जो कभी राजनीति से नहीं जुड़ पाए, हमेशा किसी राजनीतिक पार्टी की कठपुतली की तरह काम किए हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। राजनीतिक समीकरण में बदलाव होगा। ऐसा लोग मानते हैं कि कुछ वर्ग विशेष का ही राजनीति में वर्चस्व रहता है, तो कहीं न कहीं इससे भविष्य में सभी व्यक्तियों को राजनीति में हिस्सेदारी करने का मौका मिलेगा। साथ में अगर हम बात करेंगे वर्ग बनाम जाति की बहस, तो अगर हम बात करते हैं कि वर्ग बनाम जाति की बहस, तो हम यह भी मान सकते हैं, यह भी एक होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि किस जाति में ज्यादा गरीब वर्ग के लोग हैं, किस जाति में महिला वर्ग के लोग ज्यादा वंचित हैं, तो इस प्रकार से एक बहस हो सकता है कि वर्ग बनाम जाति, यानी कि जाति के आधार पर अगर पहचान हो गई तो उस वर्ग में चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे उसमें व्यवसायी हो, प्रत्येक वर्ग के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है और प्रत्येक वर्ग के लिए उचित उत्थान का व्यवस्था किया जा सकता है। साथ में सामाजिक समरसता का लक्ष्य क्या नहीं, यानी कि जैसे आप देखेंगे कि जैसे आप मॉडर्न शहर में जाते हैं तो आधुनिक शहर में क्या होता है कि लगभग वो परंपराएं समाप्त हो जाती हैं जो गांव में जातिगत भेदभाव का कारण बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सभी वंचित वर्गों के लिए एक ऐसी योजना, एक ऐसे उत्थान की व्यवस्था करें जिससे प्रत्येक वर्ग को लाभ मिल सके और सामाजिक भेदभाव समाप्त हो सके, तो सब में सामाजिक समरसता
हो सकता है, सब में प्रेम भाव बढ़ेगा और भाईचारा बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि सावधानियां हमें क्या बरतनी चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जातिगत जनगणना के समय किन किन सावधानियों की को बरते। तो अगर हम बात करते हैं कि सही और स्पष्ट जानकारी दें, जातिगत जनगणना जब कराई जाएगी तो एक लंबा फॉर्म भराया जाएगा आपसे। उस फॉर्म में जो डाटा सुनिश्चित किया जा चुका है पहले से, आपको उसी का अनुसार सटीक जानकारी देना है, बल्कि अनुमान लगाने से बचना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसे समझिए कि ब्राह्मण में शर्मा, एक ब्राह्मण को भी कहते हैं, साथ में ओबीसी में एक जो नाई समाज से लोग आते हैं उनको भी शर्मा कहते हैं। तो शर्मा के आधार पर आप यह अनुमान लगाने से बचेंगे कि आप किस कैटेगरी से हैं, बल्कि आप अपनी उचित और सही जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके आधार पर आपकी जाति के आधार पर आपको उसी वर्ग में, उसी कैटेगरी में सुनिश्चित करके आपकी जनगणना की जा सके। साथ में आप दस्तावेज को तैयार रखेंगे। अगर मान लीजिए जाति जनगणना कराने में आपको कोई समस्या आ रहा है, यदि आपके परिवार में कोई अनपढ़ है या फिर पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए आपको यह करना है कि आप अपने जाति राशन कार्ड ले सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं और ले सकते हैं, पते का प्रमाण पत्र, इन सभी के दस्तावेजों के आधार पर अपनी जाति जनगणना प्रामाणिकता के आधार पर आप अपनी जाति जनगणना को सही योगदान दे सकते हैं। साथ में जाति को छिपाने या बढ़ा चढ़ाकर बताने से बचे, अपनी जाति को स्वीकारें, अपनी जाति को उचित स्थान दिलाने के लिए, सही स्थान दिलाने के लिए, सही योजना का लाभ पहुंचाने के लिए जो वास्तविक सच्चाई है आप उसी को बताएं। जाति को छुपाने या बचाने से बचें। इसके बाद अगर हम किन किन सावधानी बरतनी है हमें, तो इस दौरान, जनगणना के दौरान हमें अफवाहों से बचना है। जैसे अक्सर जाति जनगणना के समय यह राजनीतिक पार्टियां या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी संगठन ये अफवाह उड़ा सकती है कि जाति जनगणना के माध्यम से सरकार जो है आरक्षण समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार की अफवाहों से आपको बचना है। जाति जनगणना सिर्फ आपके सामाजिक न्याय के लिए कराया जा रहा है, इसका आरक्षण समाप्ति करने का कोई लेना देना नहीं। साथ में आपको अपनी जानकारी साझा करते समय सतर्क रहना है कि जाति जनगणना, जब आप अपनी जाति जनगणना करने के लिए जब आपके द्वार पे कोई कर्मचारी आए तो आप उनकी आईडी चेक करिए। आईडी चेक करने के बाद जो वह डाटा पूछे तो आप सम्मुख होकर, खड़े होकर अपनी जानकारी देंगे। फोन पे, व्हाट्सएप से या फिर किसी सोशल मीडिया के द्वारा अपनी जानकारी साझा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि 2023 और 24 में जब बिहार की जाति जनगणना कराई जा रही थी तो कुछ ठग जो होते थे वो क्या करते थे, जाति जनगणना के माध्यम से के आड़ में वह गांव में गए और उन्होंने उनके आधार कार्ड को, डेट ऑफ बर्थ को, मोबाइल नंबर को, अकाउंट को अपने यहाँ रजिस्टर्ड किया और उनके खाते से 50-50 हजार रुपया निकाल लिया। तो इस बात की हमें भी सावधानी बरतनी है कि जाति जनगणना जो है प्रत्यक्ष रूप से सम्मुख होकर ऑथेंटिक कर्मचारी के सामने ही देना है। किसी प्रकार की सोशल मीडिया पे फेक न्यूज के माध्यम से अपनी जानकारी साझा नहीं करना है। उसके बाद अगर हम जागरूकता फैलाना है कि अगर हम किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हैं या फिर अगर आप जागरूक हैं तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आस पड़ोस में सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद ही हर जाति का सम्मान करें। यदि किसी जाति की संख्या कम या ज्यादा आ रही है तो उनके प्रति अपनी सम्मान बनाएं और जाति व्यवस्था में और जाति जनगणना में अपना योगदान दे, जिससे देश या संसद आपके लिए उचित और सही आरक्षण और योजना बना सके, जिससे आप जो है लाभ ले सके और समाज में हमारा एक भारतीय के नाते एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो आज का आपका ये वीडियो कैसा लगा जाति जनगणना, आप कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप ऑथेंटिक या फिर फैक्चुअल नॉलेज आपको मिलता रहे तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं दीपजेस फाउंडेशन, मोहल्ला सीताराम गौरीशंकर घाट, आजमगढ़, 9616401222। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। थैंक यू वेरी मच।